स्वागत है आप सभी का पूरी पाठशाला में, जहाँ चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट लूसेंट प्रीवियस ईयर जीके प्रश्नों का क्विज। जहाँ हम 15 मिनट में 50 प्लस प्रश्न देखेंगे और ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम रेलवे, एसएससी या फिर आप भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए आज देखते हैं इसी क्रम का पहला प्रश्न कि सूरत कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच विवादन खुल के सामने आया था, तो ये किस साल हुआ था? तो देखिए, जो सूरत का कांग्रेस अधिवेशन था, पहला प्रश्न तो इससे ये है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो रास बिहारी बोस जो थे इसके अध्यक्ष थे। बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है और ये अधिवेशन जो है आपका 1907 में होता है और इसके बाद कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये आप याद रखेंगे, पूछा गया है एसएससी में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो फिर से हिस्ट्री का एक और प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनती है लॉर्ड डफरिन के समय, और इसके जो तीसरा अधिवेशन था उसमें बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया जाता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और ये कौन सा था? तीसरा कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें कि इन्हें मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब देखिए, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन किया था, कहाँ पे किया था? तो हर्षवर्धन से एक चीज़ आपको याद रखना है जो बार बार पूछा जाता है कि हेनसांग चीनी यात्री जो था, वो हर्षवर्धन के राज्य में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी भारत में। अच्छा, हर्षवर्धन क्या करता था कि हर 5 वर्ष में गंगा जमुना के संगम यानी कि प्रयाग पे एक धार्मिक सभा का आयोजन करता था। तो ये था आपका रेलवे में पूछा गया प्रश्न। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? देखिए, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं सभी से प्रश्न आते हैं और यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। ओडिसी आपको पता है उड़ीसा का नृत्य है। भरतनाट्यम की बात करें तो ये है आपका तमिलनाडु का और ये भी पूछा जाता है। वहीं अगर कथकली की बात करें तो कथकली जो है आपका केरल में मनाया जाने वाला नृत्य है। पूछ रहा है मौर्य वंश में कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो मौर्य वंश के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता होगा, प्रथम शासक। और इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। इनके जो महामंत्री थे वो थे चाणक्य। महामंत्री के साथ साथ गुरु भी थे चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और उसका पुत्र था अशोक। तो अशोक जो है कलिंग विजय के लिए, भारत विजय के लिए युद्ध करता है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। और ये कलिंग कौन सा है? आज का जो वर्तमान उड़ीसा है इसे ही हम कलिंग कहते थे। तो अशोक ये युद्ध करता है, उसके बाद युद्ध में अशोक की विजय होती है, लेकिन अत्यधिक मृत्यु लोगों के होने के कारण अशोक विचलित होकर बौद्ध धर्म अपना लेता है। देखिए, ये मैंने जितना भी पॉइंट लिखा है ये सारा का सारा पॉइंट जो है प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा गया है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक कौन सा धर्म अपनाता है? तो बौद्ध धर्म अपनाता है, युद्ध का मार्ग त्याग देता है। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 32 जो है ये एक मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है, दोनों एक ही बात है। फंडामेंटल राइट है ये। और अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और इसे जो है संविधान की आत्मा भी कही जाती है। तो ये भी अगर आपसे पूछेगा तो आप इसे ही क्लिक कीजिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज है? तो जो इलाहाबाद में अभिलेख है उसमें जो गुप्त सम्राट है समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज है। समुद्रगुप्त वही था जिन्होंने वीणा पे सितार बजाए थे और इसका अंक जो है आपको छपा हुआ मिलता है वीणा पे सितार बजाते हुए समुद्रगुप्त का। रामसर सम्मेलन के संरक्षण से संबंधित है। देखिए, रामसर की बात करें तो ये ईरान में एक जगह है रामसर। और इसमें क्या होता है कि आर्द्रभूमि के लिए एक सम्मेलन होता है। कब होता है ये पूछा जाता है तो 1971 में होता है। और इसे लागू कब किया जाता है? 1975 में लागू किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, वेटलैंड इसे बोला जाता है, यानी कि आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि में क्या होता है, विभिन्न तरह के स्पीसीजों की प्रजातियां पाई जाती है। तो उन्हीं के संरक्षण लेके ये संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आर्द्रभूमि से संबंधित है रामसर साइट। प्रथम लोकतंत्र सरकार एक प्रणाली है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार, जिसमें देखिए भारत में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और इसमें हम लोग सीधे सरकार के लिए वोट करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, लोग देश के नीति निर्माण और प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए, आपको कोशिश करना है कि सारा का सारा प्रश्न आपको पढ़ते पढ़ते यानी वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए, क्योंकि आप अगर बात के लिए बचा के रखते हैं तो फिर से आपको ये वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। इसलिए आप अभी अच्छे से ध्यान दे के पढ़ेंगे और बाद में जब आप इसे दोबारा देखेंगे तो रिवीजन होकर आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो आपके आगामी एग्जाम में भी ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अनकॉमन है और ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। तो देखिए, तस्मान सागर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है, इन दोनों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वो सीधे गैस में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए,
एग्जाम्पल भी इसका पूछा जाता है। तो आपने देखा होगा कपूर, कपूर के जो छोटे छोटे क्यूब होते हैं, जब इन्हें हम हवा में गर्म करते हैं तो ये लिक्विड ना बन के, यानी कि द्रव में ना आके डायरेक्ट गैस के रूप में बदल जाते हैं, और गैस के रूप में बदल के ये उड़ जाते हैं। तो इसे ही कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और अगर इंग्लिश में आए तो आप इसे क्या लिखेंगे, सब्लिमेशन लिखेंगे। इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसी को हिंदी में लिख देगा। तो आपको दोनों ही याद रखना है कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनने को ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप कपूर ले सकते हैं। ये कटे हुए हीरे की चमक किसकी वजह से होती है? तो ये होता है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि उच्च अपवर्तक सूचकांक के कारण, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। अच्छा, ये पूछा जाता है कि हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका 2.42 होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है रेलवे में भी और एसएससी में भी। एक और पूछा जाता है कि सीसा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो ये भी आपने याद रखना है, 1.5 होता है सीसा के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर पसंद आ रहा है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कर लें। साथ ही वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके ही कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने की इच्छा होती है। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत किस पर आधारित है? देखिए, हाइड्रोजन बम है वो न्यूक्लियन फ्यूजन पे आधारित है, और ये पूछ के बार बार कंफ्यूज किया जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना होता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, तो कभी भूलिएगा नहीं। यानी कि अनियंत्रित संलयन, संलयन का ही मतलब सिकुड़ना होता है, और ये जो होता है अनकंट्रोल्ड होता है। अनियंत्रित संलयन की प्रक्रिया फ्यूजन कहलाती है। वहीं आपको पूछ लेगा परमाणु बम के सिद्धांत पे काम करता है, तो वो फिशन पे काम करता है, यानी विखंडन पे काम करता है। तो आपको दोनों ही ध्यान में रखना है, परमाणु बम का भी पूछ सकता है और यहाँ पे हाइड्रोजन बम का पूछा जा रहा है। और ये देखिए कितना बार का रिपीटेड प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा गया है, तो आप दोनों याद रखेंगे। साथ ही साथ हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? तो अमेरिकी वैज्ञानिक ने 1952 में हाइड्रोजन बम की खोज की थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? रियर व्यू मिरर का मतलब क्या है? पीछे के चीज़ों को देखने के लिए। तो आपने देखा होगा बाइक में या फिर कार में इस तरह के मिरर का उपयोग किया जाता है। ये एक उत्तल दर्पण है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इससे फिर बहुत बड़ा एरिया कवर होता है। अगर आपकी आंखें यहाँ पे है तो बहुत बड़ा एरिया को ये देख पाती है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो है एक छोटे एरिया में बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है। और इसमें जो है डाइवर्जिंग मिरर है। ये कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी उत्कृष्ट गैस है? देखिए, आर्गन भी एक उत्कृष्ट गैस है, क्रिप्टन भी, रेडॉन भी और जेनॉन भी, ये सारे। साथ ही साथ हीलियम भी एक उत्कृष्ट गैस है। और इसका ग्रुप पूछा जाता है, तो ग्रुप याद रखना है। जितना भी उत्कृष्ट गैस है या फिर नोबल गैस है, वो ग्रुप 18 में पाई जाती है। और उत्कृष्ट गैस की खासियत क्या होती है? ये जो गैसें होते हैं अक्रिय गैस होती हैं, यानी क्रिया नहीं करती है, जिस कारण इसे बल्ब में, जो आपके घर में जो बल्ब जलता है मरकरी या फिर सफ़ेद वाला बल्ब, उसमें इसे भर के रखा जाता है। तो जो रेडॉन गैस है, यानी ऑप्शन सी जो है, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वहीं जो आर्गन गैस है, इसे बल्ब में भरा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रक्त में रक्त कोशिकाएं सिकुड़ती नहीं है, क्यों नहीं सिकुड़ती है? देखिए, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, रक्त में रक्त सिकुड़ कोशिकाएं जो प्लाज्मा के रूप में होती है, तो इसका अंदर का दाब जो है इसके बाहर के दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको बैलेंस कर देता है, और इसे सिकुड़ने की जरूरत या फिर फैलने की जरूरत जो है नहीं पड़ती है। ये समान रूप से बना रहता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है हाइसोटोनिक, यानी कि समान प्रेशर वाला क्रिया। तो इसे आप याद रखिएगा, इसलिए जो है ये सिकुड़ती नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। पेड़ के आयु का अनुमान आप कैसे लगा सकते हैं? तो देखिए, पेड़ जब आप देखिएगा तो उसमें जो है इस तरह के छल्ले पाए जाते हैं, एक पेड़ के तनों को काटने पर दिखेगा, और हर वर्ष में ये छल्ले जो है बढ़ते जाते हैं। तो इन छल्लों को ही गिन के जो है आप पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, वार्षिक छल्लों की गिनती के द्वारा उनका अनुमान लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थों का भंडारण करने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो देखिए, लवक जो है, लवक को कहते हैं प्लास्टिड। लवक जो है, इसमें जो है आपका स्टार्च, तेल और प्रोटीन पाया जाता है। और ये एसएससी जेई में पूछा गया प्रीवियस ईयर का प्रश्न था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पहले जानते हैं पादप हार्मोन कौन सा नहीं है। तो एड्रेनल, इंसुलिन, आइसोटोसिन, ये जो ऑक्सीटोसिन, ये जो है ये सभी जंतु हार्मोन है। और इंसुलिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि जिसे भी शुगर की बीमारी होती है तो इंसुलिन लगाया जाता है। तो अब बच गया ऑक्सिन। ये जो ऑक्सिन जो है ये एक पादप हार्मोन है, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा, पादप हार्मोन से लेके। रेलवे में पूछा गया प्रीवियस ईयर का प्रश्न था। आँख की रेटिना की तुलना ट्रेडिशनल कैमरे में निम्नलिखित में से किस भाग से की जा सकती है? तो देखिए, आँख का जो रेटिना है, यहाँ पे आप देखिएगा कि जब आँख बनता है तो रेटिना अंदर की तरफ पाई जाती है, यानी कि कोई भी जो लाइट आँख में घुसती है वो यहाँ पे आके फिल्म बनाती है, और इसी पे जो है इसका चित्र बनता है रेटिना के ऊपर। तो इसे हम कैमरा का फिल्म के अनुसार समझ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
हमारे सौरमंडल में सबसे नज़दीक का तारा कौन सा होता है? तो देखिए हमारे सौरमंडल में जो मित्र तारा है वो सबसे नज़दीक का तारा है, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगर इसे हमारे सौरमंडल की बात करें तो इसका नाम क्या है? अल्फा सेंचुरी, ये भी याद रखना है आपको। अल्फा सेंचुरी इसका नाम है और ये क्लोजेस्ट स्टार है हमारे सौरमंडल का। अगला प्रश्न देखिए कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सौरमंडल से है। तो मंगल ग्रह जो है इसे हम लाल ग्रह से जानते हैं, इंग्लिश में अगर आए तो मार्स, आप इसे याद रखिएगा। ऐसे भी मंगलवार को जो है रेड चीज़ों की पूजा होती है। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या क्या है? यानी बायोग्राफिक क्लासिफिकेशन के अनुसार जो है भारत में बायोग्राफिक जोन कितने हैं पूछ रहा है। तो ये जो टोटल है 10 है भारत में बायोग्राफिक जोन, यानी कि जैव भौगोलिक क्षेत्र। कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? तो ज्योग्राफी का प्रश्न है। देखिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो कौन सा शहर हो जाएगा? असम में डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ असम। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र है वो ट्रांस हिमालयन नदी है, यानी कि हिमालय से ना निकल के इससे पहले ही निकलती है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका असम राज्य में है और यह 1973 में बनाया गया था। और इसकी खासियत क्या है कि ये एक टाइगर रिजर्व है। तो ये भी पूछा जाता है, इसलिए आपको सारे के सारे पॉइंट जो है लिखा है सभी के सभी याद रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। संगमरमर की रूपांतरित चट्टान है। तो संगमरमर जो है आप देखते होंगे संगमरमर किस कलर का रहता है? सफ़ेद। और इसमें से सफ़ेद कौन सा है? चूना। तो चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन के ही जमावड़े से संगमरमर बनता है और इसे मेटामॉर्फिक रॉक भी कहा जाता है। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में जब वो रहता है दबा हुआ लाइम स्टोन, तो वही जम के जो है संगमरमर का रूप ले लेता है। इंपॉर्टेंट था, आपने याद रखना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने की इच्छा होती है। किस ग्रह पे पश्चिम में सूर्योदय दिखाई देगा? देखिए पश्चिम और पूर्व का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें जो सूर्योदय है वो पूर्व में दिखाई देता है। और यही घटना बृहस्पति पे भी होती है, शनि पे भी होती है और बुध पे भी होती है, यानी कि ये सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। लेकिन जो शुक्र ग्रह है वो है क्या है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। तो जिसके कारण है इसमें पश्चिम में सूर्योदय दिखाई देता है शुक्र में। तो इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। और शुक्र ग्रह यानी कि वीनस इसे बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी ग्रह को बोलते हैं और सुबह का चमकीला तारा भी शुक्र ग्रह ही है। कौन सी कायान्तरित चट्टान नहीं है? तो देखिए जीनिस एक कायांतरित चट्टान है, क्वार्टजाइट भी है और सिस्ट भी है। तो कौन बच गया? संगुटिका। तो संगुटिका जो है ये एक कायांतरित चट्टान नहीं है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो ज्योग्राफी का एक प्रश्न है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहीं और नहीं, हमारे प्यारे देश भारत में ही स्थित है। भारत में कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और इसे किसने? असम। और ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। असम में थोड़ा ही पार्ट है इसका, मेन पार्ट इसका बंगाल में है और इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र, मेघना और पद्मा नदी से होता है। खासकर ब्रह्मपुत्र नदी पे ये डेल्टा पाई जाती है। तो आपको याद रखना है सुंदरबन डेल्टा। और जैव प्रजातियों की विभिन्न स्पीसीज यहाँ पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए गंगा नदी जो है डेल्टा बनाती है, महानदी भी बनाती है, कावेरी भी बनाती है। कौन बच गया? नर्मदा। तो नर्मदा जो है भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और ये जो है डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना है। और ये जो प्रश्न था आज का आखिरी प्रश्न था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहने का। चलिए आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक